अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली एक अरसे से मौजूए बहस बनी हुई है। नून लीग का दावा रहा है कि पनामा को बहाना बनाकर इकामे की बुनियाद पर नवाज शरीफ को पहले से तयशुदा सजा दी गई थी। इस हवाले से बहुत से शवाहिद भी सामने आ चुके हैं, बहुत सी गवाहियां भी सामने आ चुकी हैं और हालिया कुछ अरसे के दौरान तहरीक इंसाफ से भी इसी किस्म की शहादतें सामने आ रही हैं। इस बारे में ताज़ा तरीन बयान सीनियर कानूनदान और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के वकील हामिद खान का है, जिन्होंने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का अदालती फैसले से पहले ही फैसला हो चुका था। अदलिया को सिर्फ फैसला सुनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसका फैसला कहीं और हो गया था। इवेंट्स को अगर हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उस वक्त ये फैसला हो गया था कि ये अब इनके साथ नहीं हमारा, इससे उनको फारिग कराना पड़ेगा। वो तो बाई चांस उस ज़माने तक जब ये सारा मामला हुआ है तो पनामा पेपर्स लीक्स आ चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई करवाया गया, वो फैसला एक्चुअली कहीं और हुआ था, जुडिशरी सर्विस इस्तेमाल हुई। बिल्कुल यही नज़र आता है। यही जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो वही शो कर रहे हैं कि इसी तरह हुए। गालिबन उनको खुशफहमी ज़रूर लगता है, नवाज शरीफ साहब को एक हद तक रही है कि हम शायद अदलिया को हैंडल कर सकते हैं, हम बेहतर हैं हैंडल करने में, लेकिन उन्हें बाद में महसूस हुआ कि नहीं, ये बात उनके हाथों से भी निकल चुकी थी। हामिद खान आज भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इमरान खान के वकील हैं। इससे पहले असद उमर, जो कि नवाज शरीफ के सख्त मुखालिफ रहे हैं, नवाज शरीफ को मिलने वाली सज़ा और नाअहली से मुतालिक दो टोक मौक़िफ़ रखते रहे हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसले पर तबसरे से गुरेज किया और कहा कि मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ। सियासतदान का फैसला जो है ना वो अवाम करती है। नवाज शरीफ लीगली माइनस हो गए, मुस्लिम लीग नून ने फिर, आपका क्या ख्याल है, ठीक माइनस हुए? 1 करोड़ मुझे नहीं पता, वो उसकी भाई मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मगर बात यहाँ भी नहीं रुकती है। इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों मौजूदा हालात और वाक़यात के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो अपनी पटिशन में उन्होंने आला अदलिया को ही चार्जशीट कर दिया और उसे एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार के तौर पर पेश कर दिया। अपनी पटिशन के नुक्ता नंबर 9 में ही उन्होंने एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया कि जिसने आला अदलिया को चार्जशीट कर दिया। इमरान खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमत अफवाज पाकिस्तान के बारे में गलत तासुर पैदा करना चाह रही है, जो मरियम नवाज का बुनियादी मकसद और हदफ है। मरियम नवाज इस मामले को एक ऐसे मौके के तौर पर देख रही हैं कि जिसके जरिए वो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से अपने वालिद को इक़्तिदार से निकाले जाने का बदला ले सकें। अभी संगीन इल्ज़ाम है जो इमरान खान ने बज़ाहिर मरियम नवाज पर लगाया है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ को तो अदालती फैसले के तहत नाअहल किया गया था और अब वो 5 रुकनी बेंच मजीद मुतनाज़ हो गया है, जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। इस बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। इन्हीं जजेस ने एक डिक्शनरी से काबिल वसूल तनख्वाह की तशरीह निकालकर मुल्क के वजीर आजम को नाअहल कर दिया। इन्हीं जजेस ने खुद व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपनी मर्जी के अफसरान पर मबनी JIT बनवाई और उनको हीरे जैसे किरदार वाले अफसरान कहा। फिर मातहत अदालत में केस चला तो जस्टिस एजाजुल एहसन मॉनिटरिंग जज बनाए गए और फिर नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा हुई और वो जेल गए। और आज इमरान खान उसी सुप्रीम कोर्ट को अपनी पटिशन में बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला था और मरियम नवाज एस्टैब्लिशमेंट से उसका बदला ले रही है। यानी इमरान खान मान रहे हैं कि नवाज शरीफ को मेरिट पर नाअहल नहीं किया गया था, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें इख्तियार से निकाला था और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आलाकार बन गए थे। गुज़िश्ता 6 साल से मुसलसल आला अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम लग रहा था और आज नवाज शरीफ के सबसे बड़े सियासी हरीफ यानी खुद इमरान खान ने भी इस तासुर पर मोहर लगा दी है, इसकी तस्दीक कर दी है। और अब हामिद खान ने कह दिया है कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला पहले से तयशुदा था और असद उमर नवाज शरीफ को मिलने वाली सज़ा पर तबसरे से गुरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ। अब दिलचस्प बात यह है कि 2016 में जब तहरीक इंसाफ पनामा केस से मुतालिक सड़कों पर थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीक इंसाफ से कहा कि आप सड़कों पर क्यों बैठे हैं, अदालत आएँ, हम आपको इंसाफ देते हैं। इस बात का एतराफ़ इमरान खान खुद कर चुके हैं और असद उमर ने भी इस बात की तस्दीक की थी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। जिसको 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं।
अब इस पूरे मामले का एक पस मंजर भी है। 2016 में ICIJ की तरफ से पनामा पेपर्स की सूरत में लाखों दस्तावेजात लीक की गईं और उन दस्तावेजात में नवाज शरीफ के बच्चों समेत 400 से ज्यादा पाकिस्तानियों का नाम था, जिन पर इल्जाम था कि उनकी पनामा में ऑफशोर कंपनियां हैं, जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ एक मुहाज खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें नून लीग के खिलाफ दबाव बढ़ाने लगी और 24 अगस्त 2016 को जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने पनामा पेपर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, मगर इस दरख्वास्त में नवाज शरीफ का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया था और 4 दिन बाद ही अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त को फजूल करार देकर वापस कर दिया। फिर 29 अगस्त 2016 को इमरान खान ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हसन और हुसैन नवाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और नवाज शरीफ की नाअहली का मुतालबा किया। इसी दौरान तहरीक इंसाफ सड़कों पर भी नून लीग की हुकूमत पर दबाव बढ़ाती रही और फिर 20 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया और कार्रवाई का आगाज करने के लिए बाकायदा 28 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। कई महीनों तक कार्रवाई के बाद 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया, मगर यह फैसला ना ही शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट साबित हुआ और ना ही उसे सजा के तौर पर लिया गया। दोनों तरफ से फैसले पर खुशियां मनाई गई। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद का अक़लियती फैसला यह था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए वो नाअहल होते हैं और उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाए। जबकि जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद शेख के 3 रुकनी अक्सरियती बेंच ने इस मामले पर मजीद तहकीकात का फैसला दिया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसी JIT बनाने का हुक्म दिया गया जिसमें ISI, MI, FIA, नैब, ACCP और स्टेट बैंक के अफसरान शामिल करने की हिदायत दी गई। हुक्म दिया गया कि JIT ये तहकीकात करेगी कि क्या शरीफ खानदान के असासे उनकी आमदनी से जायद हैं या नहीं हैं और JIT को अपनी रिपोर्ट जमा कराने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया। इस तरह 20 अप्रैल के फैसले से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बरकरार रहे, मगर उनके खानदान को मज़ीद तहकीकात का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि JIT बनने से पहले एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और अदालती हुक्म के बाद 6 रियासती इदारों ने 27 अप्रैल 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक JIT के लिए मुख्तलिफ नाम अदालत को भेजे। 27 अप्रैल को ही स्टेट बैंक और ACCP को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजीद नाम भेजने का हुक्म मिला। उसी दिन इन इदारों को एक व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई और उनसे मखसूस नाम शामिल करने का कहा गया। ACCP से बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से आमिर अजीज का नाम शामिल करने का कहा गया। 28 अप्रैल को चेयरमैन ACCP जफर हिजाजी ने खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट को इस पुरस्रार कॉल के बारे में आगाह भी कर दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने JIT तश्कील के लिए पहली समाअत 3 मई 2017 को की, जिसमें अदालत ने ACCP और स्टेट बैंक के पेश किए गए नामों को मंजूर नहीं किया और जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क दिए कि गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन ACCP ने जो नाम भिजवाए हैं वो शको शुबे से बालातर नहीं हैं। ऐसे अफराद चाहिए जिनका किरदार हीरे जैसा हो और आइंदा समाअत में स्टेट बैंक और ACCP से 18 ग्रेड और उससे ऊपर के तमाम अफसरान के नामों की फहरिस्त तलब कर ली गई और 5 मई की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने JIT के नामों का इंतखाब कर लिया, जिसमें ACCP से उन्हीं बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से उन्हीं आमिर अजीज का इंतखाब किया गया जिनका व्हाट्सएप कॉल में इन इदारों के सरबराहों से मुतालबा किया गया था। मगर इस मामले पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट JIT में मखसूस अरकान को डालने के लिए असरअंदाज हो रही है, मगर बाद में जून 2017 में होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने खुद रिमार्क दे दिए कि हमने रजिस्ट्रार को लोगों को मुंतखब करने के लिए कहा था। हम सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है, हमें नताइज का डर नहीं है, हमें कोई डरा नहीं सकता। हमने JIT को मुंतखब किया। और फिर इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने दावा किया कि जब JIT बनी तो हमें इस हवाले से उस वक्त पता चला कि जब ACCP के चेयरमैन जफर हिजाजी ने हमें फ़ोन करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने मनपसंद नाम मांग रही है और मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से खुद इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने नाम मांगे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से नहीं मांगे गए हैं, बल्कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर ये नाम मांगे गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हमें बताया है कि पनामा केस से मुतालिक जो हिदायत लेनी है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा से लेनी है। JIT बनी तो JIT के बारे में, इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में सबसे पहले हमें पता उस वक्त चला जब जफर हिजाजी साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन किया और कहा जी कि हम लोगों ने ACCP से जिन लोगों की नॉमिनेशन की थी, मुझे अभी सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन आया कि आप उनकी नॉमिनेशन नहीं करेंगे, ये आदमी आप इसकी नॉमिनेशन। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये कहा कि जी ये किसने, सुप्रीम कोर्ट से कौन कह सकता है किसने नॉमिनेशन और सुप्रीम कोर्ट क्यों इसमें दखल अंदाजी करी कि किसने नॉमिनेट होना। तो मैंने कहा जी मैं पता कर लेता हूँ। तो मैंने अरबाब आरिफ जो रजिस्ट्रार थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, मेरे सीनियर थे,
मेरा उनसे वैसे भी बड़ा अच्छा ताल्लुक था, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि सर कहा जा रहा है, हमें यकीन नहीं आ रहा कि जी सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि फ़लाँ शख्स को नॉमिनेट करें। उन्होंने कहा हाँ ये दुरुस्त है। मैंने कहा मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ये चीफ जस्टिस ने कहा? चीफ जस्टिस उस वक्त साकिब निसार थे। तो मैंने कहा उन्होंने कहा है कि आप ये करें? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे नहीं कहा। जब ये पनामा का सिलसिला शुरू हुआ था तो उन्होंने मुझे एक दिन बुला के ये कहा था कि आप इससे मुताल्लिक तमाम हदायत आसिफ खोसा से लिया करें। अच्छा, तो ये फ़ोन मैंने उनके कहने पे किया। यानी वो व्हाट्सएप कॉल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने की थी और फवाद हसन फवाद के दावे के मुताबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर की थी। और फिर एफआईए के अफसर वारिस जिया की सरबराही में जेआईटी बनी, जिसने 10 जुलाई 2017 को 275 सफ़हात की अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। फिर 21 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज किया और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकालकर मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर मगर उस तनख्वाह के काबिल वसूल होने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ नैब को 6 हफ्तों में 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दे दिया और एहतसाब अदालत को कहा कि वो इन रेफरेंसेस पर 6 माह में फैसला करे। और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक मॉनिटरिंग जज की तकर्री भी कर दी गई और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन को ही मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया गया। इस तरह से नवाज शरीफ आम इंतखाबात से सिर्फ 1 साल पहले ही नाअहल हो गए और बाद में इमरान खान ने उस जेआईटी का क्रेडिट जनरल बाजवा को दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई थी और कहा कि फौज के 2 ब्रिगेडियर्स ने इसमें अहम किरदार अदा किया था। ये सब पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गया है। और फिर 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा सुनाई और यूँ 2018 के इलेक्शन से पहले ही मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को जेल में डाल दिया गया। नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया, लेकिन फिर ये इल्जाम सामने आए कि जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने दावा किया कि एजेंसी के लोग उनसे राब्ता कर रहे हैं कि किसी भी सूरत नवाज शरीफ को सजा दिलवाई जाए। होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयानात की तहकीकात की जाती, जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा से तहकीकात की जाती, मगर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। अपने दिफा के लिए शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो जवाब जमा कराया उसमें वादे तौर पर कहा गया कि ISI के अफसर फैज़ हमीद ने उनसे रब्ता किया था और उनसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस के हवाले से बात की थी और पूछा था कि वो इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं। जिस शौकत सिद्दीकी के दावा के मुताबिक उन्होंने कहा था कि वो मेरिट पर केस देखेंगे, मगर फैज़ हमीद ने जवाब दिया था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एक जर्नल उन्होंने बात करना शुरू की जी कि सर ये नॉर्मल क्या प्रोसीजर होता है जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से किसी को सज़ा हो जाए और फिर हाई कोर्ट में क्या होता है। मैंने कहा कि आप किस केस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं उसके मैं कहा जी उसके तो अभी जजमेंट ही नहीं आई, आपके पास अगर ये केस आता है अपील में तो आप क्या करेंगे। फैज़ हमीद साहब ने कहा, मैंने उन्हें ये कहा जी कि देखें बात ये है, अगर ये केस मेरे पास आता है और मुझे महसूस होता है कि इसमें एक्यूज को सज़ा एविडेंस की रिक्वायरमेंट से कम मिली है और उसका ऑफेंस बढ़ा है, तो आई हैव द करेज कि मैं नोटिस भी दे दूँ इन्हांसमेंट का। लेकिन बात अगर अदरवाइज है तो किसी को खुश करने के लिए या किसी की दुनिया बिगाड़ने के लिए मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक ही फैसला। इस पर फिर उसने वो बड़ा तारीखी जुमला कहा था, सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली। तो मैंने फिर उनको कहा था आपने बड़ी गलत मेहनत की है, ये आपका काम नहीं है। यानी मुल्क के तमाम वसाइल लगाकर एक सियासी जमात और उसके रहनुमाओं को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। लेकिन फिर 3 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया और बाद में मरियम नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। फैसले मुअत्तल हो गए, कलअदम हो गए, मगर जो नुकसान मुल्क को पहुँच चुका था वो ना मुअत्तल हो सकता था और ना ही कलअदम हो सकता था। और आज भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा समेत उस 5 रुकनी बेंच पर सवालात उठ रहे हैं। नवंबर 2022 को एक तकरीब के दौरान जियो न्यूज़ के सहाफ़ी इजाज़ सैयद ने आसिफ सईद खोसा के फैसलों से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि जजेस अपने फैसलों की वजाहत नहीं करते, फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप उसमें से जो नतीजा निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। वो वाहिद शख्स है जिन्होंने वर्दी के बगैर 2 प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा है, एक नवाज शरीफ साहब और एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। आप रिग्रेट नहीं करते कि जो कंट्रीब्यूशन आपने पाकिस्तानी पार्लियामेंट को एम्बैरेस करने में और उसको कमजोर करने में किया है? Judges don't explain their judgments and it is their public property. You can whatever they are, you can reduce
anything that you want to deduce, but please read those. और फिर साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर भी इल्जामात लग गए कि उन्होंने अपने दौर में मुल्क के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दी और वो अपनी एक्सटेंशन के लिए लॉबिंग करते रहे। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का शुमार उन जजेस में होता है जिन्होंने ट्रायल से पहले ही नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल करार दे दिया था और अपने फैसले का आगाज़ ही गॉड फादर के अल्फाज से किया था, जिसको इमरान खान ने अपनी 2018 की इलेक्शन कैंपेन में एक स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया था। और फिर मरियम नवाज ने दावा कर दिया कि कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ को एक वफ्द के जरिए पैगाम भिजवाया गया था कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा को एक्सटेंशन दी जाए, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। आपको पता है जब नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे तो एक वफद उनके पास भेजा गया और कहा गया कि खोसा को एक्सटेंशन दे दो, जस्टिस खोसा को। और ये जो आज जस्टिस खोसा छुपे हैं ना अपने घर में, ये आइन और कानून का हाल देख ले, ये उस वक्त एक्सटेंशन मांग रहे थे नवाज शरीफ साहब। जो कुरान पे हाथ रखे और बताएं कि क्या आपकी एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही थी बतौर चीफ जस्टिस, उनकी एज बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो वो क्यों की जा रही थी कि तुम मेरे से कुछ ले लो मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने जेल में कहा, जो लोग उनके पास गए उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं मेरे से, तो जाहिर है फिर नवाज शरीफ साहब एक्सेप्टेबल तो नहीं थे ना ऐसे, क्योंकि वो इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते थे। आम बात यह है कि 2019 में नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा काटने के लिए जेल में थे और उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे और उनकी मुद्दत मुलाजमत दिसंबर 2019 में ख़त्म होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही ये क़यासराइयाँ हो रही थी कि शायद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाएगी, मगर आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत में आइनी तरमीम के बगैर तौसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 179 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक जज उस वक्त तक अपने दफ्तर में रहेगा जब तक कि वो 65 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता। यानी 65 साल की उम्र के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाएगा और जस्टिस आसिफ सईद खोसा दिसंबर 2019 में अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही अचानक सितंबर 2019 में बाकायदा इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली के लिए आइनी तरमीम के लिए एक बिल पार्लियामेंट में भी पेश कर दिया। साथ ही असनात मलिक की सितंबर 2019 की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल तक करने का फैसला कर लिया है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा सैयद फ़खर इमाम और अमजद खान नियाजी ने आइनी तरमीम के लिए बिल भी पेश कर दिया है और हुकूमती हलकों में इस हवाले से गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुशावरत चल रही है। जबकि खबर के मुताबिक उस वक्त नून लीग के करीबी वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उनकी पार्टी इस बिल की हिमायत एक ऐसे वक्त में नहीं करेगी जब उसकी क़यादत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टफ टाइम दिया जा रहा है। और एक और वकील ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि दीगर जजेस जो आइंदा के लिए चीफ जस्टिस के उम्मीदवार हैं वो इस पेशरफ से खुश नहीं हैं। लेकिन इस मामले पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी क्योंकि आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है और तहरीक इंसाफ के पास ये नंबर्स पूरे नहीं थे और फिर हुकूमत ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अगर ये बिल आगे बढ़ता और मंजूर हो जाता तो इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जस्टिस आसिफ सईद खोसा होते और वो मजीद 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मगर ये इबहम अब तक ज़रूर बरकरार है कि किसके कहने पर यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया। मरियम नवाज आज ये दावा कर रही हैं कि नवाज शरीफ को पैगाम भेजा गया कि जस्टिस खोसा को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने बात तस्लीम नहीं की, इसलिए मामला रुक गया। दिलचस्प बात यह है कि 2019 के आखिर में जहां आसिफ सईद खोसा को एक्सटेंशन देने से मुताल्लिक़ क़यासराइयाँ हो रही थी तो वहीं 2 बड़ी अहम पेशरफ भी सामने आई थी। पहली पेशरफ ये थी कि नवंबर 2019 में नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गए थे, यानी नून लीग को एक बड़ा रिलीफ मिल गया था। और दूसरी पेशरफ ये थी कि 26 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जनरल बाजवा को अगस्त 2019 में 3 साल की मिलने वाली एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था और वाज़ेह किया था कि इस नोटिफिकेशन में खामियां मौजूद हैं और पार्लियामेंट इस हवाले से दुरुस्त कानून साजी करे। यानी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से मुतालिक अबहम पैदा हो गया था, मगर फिर नून लीग समेत तमाम पार्लिमानी जमातों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को पार्लियामेंट के जरिए 3 साल की तौसीह दे दी। यानी फिर जनरल बाजवा को बड़ा रिलीफ मिल गया और जब जनरल बाजवा को पार्लियामेंट के जरिए एक्सटेंशन मिल गई तो उस वक्त के वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने इस एक्सटेंशन की हिमायत करते हुए कह दिया था कि मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले आसिफ सईद खोसा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दूँ। मुझे यकीन था कि ये जजेस खोसा साहब का मैं फ़ैन हूँ, खोसा साहब का इतना मुताला है, इतना एडवेंचरस जज है, मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले खोसा साहब को 3 साल एक्सटेंशन दूं। आप काबीना के वजीर रहे, आपके भी कानों में इस तरह की बात आई थी कि किसी स्टेज पर यह सोचा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की मुद्दत में भी, यानी कि उनकी उम्र 65 पे वो रिटायर हो जाते हैं, इसमें भी इजाफा किया जाए। ये तो बहुत दिनों से बात चल रही थी और मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ।
यानी हुकूमत इस हवाले से जोर लगा रही थी कि सबको रिलीफ मिलने के बाद अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा को भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। और मरियम नवाज का दावा है कि ऐसा ना होने की वजह नून लीग और नवाज शरीफ की तरफ से इनकार था। बहरहाल दिसंबर 2019 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा रिटायर हो गए, मगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का पनामा केस का फैसला और फैसले के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ जो ट्रायल का तरीकाकार था, इस पर आज तक सवाल उठ रहे हैं। आज भी मरियम औरंगजेब ने कहा कि असल गॉडफादर और सिसिलियन माफिया आसिफ सईद खोसा थे। जिसका ये कह रहे हैं कि ये जो जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसको टूल बनाया गया। ये फैसला हो चुका था और उसके अंदर उस वक्त जो पनामा का बेंच था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो कहते थे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर, तो इस सूरत हाल में जिसकी गवाही दे रहे हैं हामिद खान साहब, तो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर तो जस्टिस आसिफ खोसा साहब खुद थे और खुद नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ से एक्सटेंशन मांगने से मुतालिक मरियम नवाज के इल्जामात पर हमने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उस वक्त भी पैगाम भेजा था, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। आज भी हमने उनसे मौक़िफ़ मांगा मगर जवाब नहीं आया। आसिफ सईद खोसा अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ये प्रोग्राम हाजिर है। सियासी इंजीनियरिंग और मुल्क के नाम पर ज़ाती मफादात को तरजीह देने के इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर फाइज रहने वाली अहम शख्सियात इंतहाई मुतनाज़ हो चुकी हैं, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस आसिफ सईद खोसा समेत 5 रुकनी बेंच के जजेस शामिल थे। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार शामिल थे। इनके फैसले पर अब हामिद खान ने भी सवाल उठा दिए हैं कि 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था वो पहले ही हो चुका था और अदलिया को सिर्फ फैसला सुनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि उनके दौर में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और फौज अदालतों से लेकर पार्लिमानी मामला तक में मुदाखलत करती रही है। और जनरल बाजवा ने इन तमाम कामों से मुतालिक साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया और मीडिया में तफसीलात फराहम की कि जनरल फैज़ हमीद ने ही साकिब निसार के जरिए इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलवाया। यानी एक तरफ नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए अदालतों को इस्तेमाल किया गया, तो दूसरी तरफ इमरान खान को अहल रखने के लिए अदालतों को इस्तेमाल किया गया। जबकि जनरल फैज़ हमीद ने अपना मौक़िफ़ देते हुए वाज़ेह किया था कि फ़ौज में जो काम भी होता है वो आर्मी चीफ की मर्जी से होता है। और इसी दौरान खुद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एतराफ़ भी कर लिया था कि वो रिटायरमेंट के बाद भी जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान से राब्ते में रहे हैं। सबसे बड़ा इंकिशाफ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया और उन्होंने ये तस्लीम किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने अदालत के साथ मिलकर इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से सादिक व अमीन करार दिलवाया था और फिर इमरान खान ने गैर कानूनी तरीके से हासिल किए जाने वाले सदाकत के सर्टिफिकेट को अपनी इंतखाबी मुहिम में भरपूर अंदाज में इस्तेमाल भी किया था। गुज़िश्ता साल के आखिर में सहाफ़ी जावेद चौधरी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 6 घंटे की तवील मुलाकात की थी और इस मुलाकात से मुताल्लिक उन्होंने 27 दिसंबर को एक कॉलम लिखा और फिर 29 दिसंबर को एक और कॉलम लिखकर बताया कि कैसे जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मिलकर मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग की। कॉलम के मुताबिक हनीफ अब्बासी ने नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ 2 पिटीशंस दायर की और इस्तदा की कि ये दोनों हजरात आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादिक और अमीन नहीं हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। कॉलम के मुताबिक जस्टिस साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद मेजर जनरल और ISI में DGC थे। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया। समाज शुरू हुई तो इमरान खान और जहांगीर तरीन फंसते चले गए। जहांगीर तरीन ने जनरल बाजवा से राब्ता किया और इमरान खान को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी। जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना नुमाइंदा बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवा दिया। ये वकील साहब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तिदाई बातचीत हुई और इसके बाद जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। मगर साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादिक व अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे साथी जजेस नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ कि जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए, लेकिन फ्यूचर में उनकी बहाली की गुंजाइश जरूर रखी जाए। कॉलम के मुताबिक इसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ। 3:20 पर इमरान खान को सादिक व अमीन डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन मुजरिम करार पाकर सियासत से ताहयात नाअहल हो गए। तरीन साहब बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हो गए और फिर इमरान खान चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने एक बार फिर जनरल बाजवा के घर पहुंच गए और उनसे फरमाइश की कि हमने जहांगीर तरीन को जरूर बचाना है, मैं उसके बगैर हुकूमत नहीं चला सकूंगा। और फिर जनरल फैज़ हमीद को एक बार फिर टारगेट दे दिया गया। लेकिन फिर फरवरी 2018 में इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हो गया। मार्च में इमरान खान की जनरल बाजवा से तीसरी मुलाकात हुई, उसमें जहांगीर तरीन का जिक्र आया तो इमरान खान ने कहा कि जनरल साहब आप उसको अभी रहने दें, हम फ्यूचर में देख लेंगे। जनरल बाजवा ये सुनकर हैरान रह गए और ये इमरान खान की तरफ से उनके लिए पहला धचका था।
सिर्फ यही नहीं, बाद में हमारे प्रोग्राम में इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी ने न सिर्फ इन तफसीलात की तस्दीक की बल्कि मजीद इंकिशाफ किया कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन की नजरसानी की अपील मुस्तरद करने के लिए चीफ जस्टिस साकिब निसार को फ़ोन किया था। ओन चौधरी ने यह भी बताया कि इमरान खान 2018 के इलेक्शन से पहले जनरल बाजवा से मुलाकातें भी करते थे। मैं आज आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज सुनाऊं शाहज़ेब भाई, आज तरीन साहब की रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट करवाने में डायरेक्ट साकिब निसार साहब को पीएम साहब का फोन जाता है कि ये रिव्यू पिटीशन आपने इस पे इनको रिजेक्ट कर देना है। आपके इल्म में है और आपने खुद ने जाती तौर पर यह बात देखी कि 2018 से पहले 16-17 के दौरान इमरान खान जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए जाते थे? मैंने सच बोलना है, बिल्कुल जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, झूठ क्यों बोलूं मैं। जैसे साकिब निसार इन इल्ज़ामात से इनकार करते हैं, मगर अहम बात यह है कि जब जहांगीर तरीन नाअहल हुए थे तो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी, जो जहांगीर तरीन के भी करीब समझे जाते थे, उन्होंने खुद तस्लीम किया था कि यह फैसला एक बैलेंसिंग एक्ट है। फैसले के बाद 15 दिसंबर 2017 को फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था कि अदालतों को मेरिट पर केसेस का फैसला करना होगा, उन्हें अपने फैसलों को बैलेंस करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। जहांगीर तरीन डॉक्ट्राइन ऑफ बैलेंसिंग के विक्टिम हैं। वाकई बदकिस्मती है। यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर नवाज शरीफ की नाअहली मेरिट पर हुई थी या फिर अगर इमरान खान को सादिक अमीन मेरिट पर करार दिया गया था, तो फिर इस सबको बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को नाअहल करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अगर अदालतें मेरिट पर फैसले दें तो बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है? मगर बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ये सवाल अपनी जगह बरकरार था कि वो 5 साल बाद फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। मगर फिर मुल्क में ये बहस शुरू हो गई कि आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत नहीं बताई गई, इसलिए नवाज शरीफ कितने अरसे के लिए नाअहल होंगे, इस सवाल का जवाब भी खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अप्रैल 2018 को जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस उमरता बंदियाल, एजाजुल एहसन और सज्जाद अली शाह ने एक मुत्तफिका फैसला जारी किया और इस फैसले ने पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल को मजीद बदल दिया। यह फैसला आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक था और जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर यह करार दिया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला शख्स ताहयात नाअहल रहेगा, यानी उसकी सियासत में वापसी कभी मुमकिन नहीं होगी। अप्रैल 2018 के फैसले के मुताबिक आइन का आर्टिकल 62(1)(f) रुकने पार्लियामेंट की सदाकत, अमानत और दयानत के तयन से मुताल्लिक है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी शख्स के खिलाफ अदालती हुक्म हो कि वो सादिक और अमीन नहीं तो वो रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता। आइन में जहां नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो वहां नाअहली ताहयात समझी जाती है। और अप्रैल 2018 के फैसले सुनाने से पहले जस्टिस साकिब निसार ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अवाम ऐसे लीडर्स के मुस्तहिक हैं जिनका किरदार अच्छा हो। और दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले से चंद माह पहले वो इमरान खान को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे चुके थे। यानी साकिब निसार ने न सिर्फ इमरान खान को सादिक अमीन करार दिया बल्कि नवाज शरीफ के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। यूँ नवाज शरीफ की पार्लिमानी सियासत खत्म हो गई। मगर दिलचस्प बात यह है कि पनामा केस में नाअहल होने के बाद जब नवाज शरीफ का पार्लिमानी सफर उस वक्त खत्म हुआ तो नून लीग ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया। लेकिन फिर फरवरी 2018 को सेनेट इलेक्शन से पहले ही जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने यह करार दे दिया कि आर्टिकल 62 के तहत नाअहल होने वाला शख्स पार्टी का सदर भी नहीं बन सकता। इसका फैसला खुद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तहरीर किया और लिखा कि पार्टी सरबराह की अहलियत के लिए भी वही कवानीन लागू होंगे जो रुकने पार्लियामेंट के लिए होते हैं। उसे भी 62-63 की शर्त पर पूरा उतरना जरूरी है। जो शख्स बादशाह बनने के लिए नाअहल हो उसे किंग मेकर बनने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। नाअहल शख्स का इंतखाबी अमल से गुजरे बगैर पपेट मास्टर के तौर पर सियासी ताकत इस्तेमाल करना आइन से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। यूँ नवाज शरीफ को साकिब निसार ने पार्टी सदारत से भी हटा दिया और करार दिया कि उनकी तरफ से भी पार्टी सदर की हैसियत से जो फैसले लिए गए हैं वो कलअदम हो जाते हैं। इस तरह नवाज शरीफ ने सेनेट इंतखाबात के लिए जो टिकट दिए थे उनकी भी कानूनी हैसियत खत्म हो गई और फिर नून लीग के सेनेट के उम्मीदवार पार्टी सतह पर नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए। मगर मामला सिर्फ नवाज शरीफ की नाअहली तक महदूद नहीं था बल्कि जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के अहम रहनुमा एक के बाद एक करके नाअहल होते चले गए। फरवरी 2018 में नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी को तौहीन अदालत के केस में नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन से 1 माह पहले जून 2018 में नून लीग की रहनुमा दानियाल अजीज की तौहीन अदालत केस में नाअहली हुई। फिर अगस्त 2018 में नून लीग के एक और रहनुमा तलाल चौधरी को भी तौहीन अदालत के केस में नाअहल कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, 2018 के आम इंतखाबात के बाद नून लीग के 2 सेनेटर शाहिद खान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी और सेनेटर हारून अख्तर को दोहरी शरीयत की बुनियाद पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नाअहल कर दिया। अब जहां 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में नून लीग के रहनुमा नाअहल हो रहे थे, वहीं साकिब निसार चीफ जस्टिस की हैसियत से इलेक्शन के महीने में यानी जुलाई 2018 को तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी शेख रशीद के साथ रावलपिंडी के अस्पताल का दौरा कर रहे थे और साकिब निसार के इस कदम को नाकदीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शेख रशीद की इलेक्शन मुहिम करार दे रहे थे। इसके अलावा भी साकिब निसार का इमरान खान
और उनकी जमात के साथ गठजोड़ बार बार जाहिर होता रहा। उन्होंने डैम फंड बनाने का ऐलान किया, मुल्क से बाहर फंड रेजिंग के लिए गए तो इमरान खान के दोस्तों के साथ फंड रेजिंग करते, खाने खाते नजर आए। वहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद थे और ये साकिब निसार ही थे जिन्होंने बनी गाला को रेगुलराइज किया, ग्रैंड हयात बिल्डिंग के खिलाफ अपील खारिज कर दी। एक तरफ लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर काम रुकवा दिया और तहकीकात का हुक्म दे दिया, तो दूसरी तरफ पिशावर BRT पर इल्जामात लगे तो इदारों को तहकीकात से रोक दिया। पंजाब में PKLI जैसे इदारे पर काम रुकवा दिया। जैसे साकिब निसार मुल्क की आला तरीन अदालत को एक सियासी जमात के खिलाफ और दूसरी के हक में इस्तेमाल करते करते रिटायर हो गए। और फिर अब से कुछ दिन पहले जैसे साकिब निसार के बेटे की ऑडियो सामने आई कि कैसे वो तहरीक इंसाफ के MPA के टिकट के लिए अपने वालिद को क्रेडिट दे रहे हैं और दूसरी ऑडियो में टिकट के बदले 1 करोड़ 20 लाख रुपए से कम ना लेने का मुतालबा कर रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ जी, ये आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिकट डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। व्हाट्सएप देखो। हाँ, ये बुजुर्ग नहीं देखी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं, ये बुजुर्ग नहीं देखी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है। क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके, क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो, करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। सामान भेजो नहीं, 1:20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू हुई नहीं, 1:20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। मुझे जबान हुई हुई है ना, मैं तुम तो मेरे लिए तुम, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके, बताता हूँ मैं, वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। डायरेक्ट कह दो, वो ज्यादा बेहतर है। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके, तुमने आना, तुम भी आ जाओ। ओके चल, बाय। मुल्क में करप्शन के खिलाफ एहतसाब का नारा लगाकर जो खेल शुरू किया गया था उसका ये नतीजा सामने आ रहा है और अब एक एक करके सब एतराफ़ कर रहे हैं। आम बात ये भी है कि पनामा केस में 436 नाम आए थे मगर सज़ा अब तक सिर्फ शरीफ ख़ानदान को मिली है। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि मिसाल तो ये भी है कि 436 अफराद में से ख़ानदान को अलग करके केस चलाया गया। हमने सितंबर 2018 में अपने प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी शहजाद अकबर के सामने जब ये सवाल रखा था कि पनामा लीक्स में शरीफ ख़ानदान के साथ जिन दीगर पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, तो शहजाद अकबर का कहना था कि बाकियों के खिलाफ भी फौरी तौर पर कार्रवाई होगी। पनामा पेपर्स में और फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की डिटेल्स आई, तकरीबन 450 नाम थे, मगर एक शरीफ खानदान के खिलाफ केस आगे बढ़ा। बाकियों का क्या हुआ, तो वो तो डिटेल्स सामने हैं, उनके असासे देखिए और फिर देखिए कि उन्होंने FBR में डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए, टैक्स पे किया या नहीं किया, किस तरीके से वो पैसा बाहर लेके गए, ये काम तो तेजी से हो सकता है। जी बिल्कुल, जो आज कैबिनेट को मैंने ब्रीफिंग भी दी इस मामले के ऊपर, उसमें ये दो चीजें टारगेट करके बताई गई हैं कि पनामा के अंदर जितने नाम आए हैं और पैराडाइज लीक्स के बाद उसमें हुई थी पनामा के बाद, उसके अंदर भी पाकिस्तानियों के नाम हैं, तो उन तमाम केसेस को दोबारा से असर नो ये यूनिट देखेगा। ये क्या बिल्कुल फौरी तौर पर नहीं हो सकता? असासा, पनामा या पैराडाइज लीक्स ने बता दिया, FBR के डेटा फौरन देखिए कि वो डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ और कानूनी तौर पर गया है या नहीं गया, क्योंकि इस पे काम हुआ नहीं बिल्कुल भी शरीफ खानदान के अलावा, तो ये फौरी तौर पर काम नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फौरी तौर पे होगा। और मगर इसके बाद भी 3.5 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और 3.5 साल तक आवाम को ऐसी कहानियां बताई गई, लेकिन पनामा स्कैंडल के हवाले से कोई नई चीज़ सामने नहीं आई और ना ही किसी को कटहरे में खड़ा किया गया। इस तरह मुल्क में करप्शन और एहतसाब का नारा लगाकर इस मुल्क को तबाह किया गया, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ के जरिए किया गया और आज मुल्क में सब कुछ भुगत रहा है। मगर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, जैसे साकिब निसार, जैसे आसिफ सईद खोसा और दीगर रिटायरमेंट के मज़े ले रहे हैं, कोई अभी तक तनख्वाहें भी ले रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि बिजली के बेस टैरिफ में 3.5 से 4 रुपये इजाफा होगा और वो भी IMF की शराइत के मुताबिक होगा। मगर मसला ये है कि IMF प्रोग्राम के दौरान गुज़िश्ता 4 साल से ज़ायद के अरसे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी गर्दिशी कर्ज़ों पर काबू पाने का बार बार दावा किया और बिजली की कीमतों में बार बार इजाफा किया, मगर गर्दिशी कर्जा 4 साल हुकूमत में दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गया और अब गर्दिशी कर्जा 2600 अरब रुपये से भी तजावुज़ कर चुका है। मौजूदा हुकूमत भी दावे ही करती रही है, मगर
सिर्फ गुज़िश्ता माली साल के 11 महीनों में गर्दिशी कर्जे में 394 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जिसमें से 249 अरब रुपए का इजाफा सिर्फ डिस्कोस के रिकवरी लॉसेस की वजह से हुआ है। और अब अगर मजीद 4 रुपए फी यूनिट तक का इजाफा किया गया तो बेस टैरिफ तकरीबन 29 रुपए फी यूनिट तक चला जाएगा। फिर उसके ऊपर टैक्सेस और सरचार्जेस अलग से लगे होंगे, यानी अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। मगर फिर भी गर्दिशी कर्जों का मसला हल नहीं होगा। जंग और द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि आवाम से वसूल किए जाने वाले बिजली के बिलों के बेस टैरिफ में 57% सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में वसूल किए जा रहे हैं। मगर ये कैपेसिटी पेमेंट्स अगले माली साल में बढ़कर बेस टैरिफ का 63% हो जाएंगी। और बिजली पैदा करने वाले कारखाने अगर 1 यूनिट बिजली भी पैदा ना करें और बंद पड़े रहें तो भी उन्हें कैपेसिटी पेमेंट तो देनी पड़ती है। यानी एक तरफ आवाम को महंगी बिजली मिल रही है तो दूसरी तरफ वो भी घंटों की लोड शेडिंग के साथ मिल रही है। शदीद गर्मियों में डिमांड और सप्लाई का गैप 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया है। आवाम को शहरी इलाकों में 10 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग का सामना है। यानी आवाम अपने बिलों में आधे से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ बिजली के कारखानों की कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा कर रहे हैं और उन्हें बिजली भी नहीं मिल रही है। मगर उन्हें बिजली की कीमतों में इजाफा मिले जा रहा है क्योंकि IMF की डिमांड्स पूरी करनी है। मुआशी सुसरवी की वजह से गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में 10.5% कम बिजली इस्तेमाल की गई। सिर्फ मई के महीने में बिजली की पैदावार में 16% कमी आई है। हुकूमत के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है? हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम सगीर साहब। खुर्रम सगीर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। IMF की शराइत के मुताबिक एक और इजाफा आप करने जा रहे हैं, मगर कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल नहीं होता नजर आता है, सर्कुलर डेट का मसला हल नहीं होता नजर आता है, वो मुसलसल बढ़े जा रहा है। आपके हुकूमत के पिछले 11 माह में पिछले माली साल के 394 अरब रुपए बढ़ गया। शुक्रिया शाहज़ेब साहब। सबसे पहले तो आपने जो अहम सवाल है कि हम इससे कैसे निपटेंगे इस सारे मामले से, तो हम एक तरीके, सबसे बड़े तरीके जो हम निपटे हैं कि हमने पिछले 1 साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप में सिस्टम में 5000 मेगावाट बिजली ऐड की है, नई डाली है, जिसमें से 2000 मेगावाट तो हमारे अपने कोयले से बनने वाली थर कोल की बिजली है। जो 3 CPEC के प्रोजेक्ट्स इमरान खान के दौर में मुजरमाना तौर पर गफलत का शिकार हुए थे, वो अब पूरी तरह चल रहे हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक, टेल और थल नोवा, तो 2000 मेगावाट बिजली वहाँ से आई है। उसके अलावा 1100 मेगावाट जो है K3 का न्यूक्लियर प्लांट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब ने इस साल के आगाज़ में किया था, वो चल रहा है। और पिछले साल हमने करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वो जो रुका हुआ था 4 साल से, उसका भी इफ्तिताह कर दिया 720 मेगावाट का। तो हमने 3800 मेगावाट बिजली तो बाकायदा तौर पर ऐड की है। और एक जो RLNG का चौथा प्लांट था जो हवेली बहादुर शाह में है, वो अभी ट्रायल फेज़ में है, लेकिन उसकी भी हम जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरी उसकी जो 1100 मेगावाट है वो हासिल कर लेते हैं। तो ये 5000 मेगावाट हमने सिस्टम में ऐड किए, जिसकी वजह से इस साल हमें बिजली की शॉर्टफॉल में बेहतरी हमें हुई है। हम ये नहीं कह सकते खत्म हुई, क्योंकि नेम प्लेट कैपेसिटी है इस वक्त सिस्टम जनरेट कितनी कर रहा है, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। 5000 मेगावाट का शॉर्टफॉल बताया जाता है। 11 माह में पिछले माली साल के जो बिजली की पैदावार है उसमें 10% की कमी है। सिर्फ मई के महीने में 16% की कमी है। जो LNG से 16% की कमी, कोल से 26% की कमी है। तो ये अर्ज कर रहा हूँ, ये बिजली की पैदावार में कमी की 2 वजूहात हैं। एक तो पिछले साल जो कीमतें बढ़ाई गई थी जुलाई, अगस्त और सितंबर में 3 फेजेस में, उसकी वजह से जो डिमांड है उसमें कमी आई है। दूसरा ये है कि हमने जो सबक सीखा है वो ये है कि अगरचे हमारे पास महंगी बिजली बनाने की बहुत वाफर सलाहियत इस वक्त मौजूद है, लेकिन वो पाकिस्तान के सारफीन के ऊपर एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है। तो लिहाजा एक समझ बूझ के ज़रिए जो महंगे तेल के प्लांट हैं, फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं या पुराने गैस पावर्ड प्लांट्स हैं, उनको हम नहीं चलाते ताकि सार्फिन पे बिल ज़्यादा ना आए। इसलिए आप देखेंगे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमने जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी वो नेगेटिव थी, यानी लोगों के बिलों में कमी हुई। दूसरा इशू जो है हमारे सामने बड़ा क्लियर है कि हमें आगे जाते हुए ना सिर्फ ये जो अपने मकामी ज़राए हैं उनको बढ़ाना है, बल्कि जो पूरी कोशिश है कि सोलर के ज़रिए और विंड पावर के ज़रिए जो हाइडल के मंसूबे हैं उन पे तेज़ी से काम जारी है। तो आने वाले 3 से 5 साल में हम ये देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ना सिर्फ बिजली की जो सस्ती बिजली की पैदावारी जो मिकदार है उसमें इजाफा होगा, बल्कि सार्फिन के लिए कीमत भी कम होगी। IMF की डिमांड ये है, वो ये नहीं कहते कि आप कीमत बढ़ाएं, वो ये कहते हैं कि आप अपने
गर्दिशी कर्जे की जो बढ़ने की जो स्पीड है उसको कम करें, उसको कम से कम करें। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये है पहली फेज में ये कि हम अपने इस्लाहात के जरिए इसको बढ़ाएं, लेकिन जो 2-3 इश्यूज हैं इसका ये फैसले जो हैं ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के हैं। मगर देखिए ना, फर्नेस ऑयल से प्रोडक्शन में जरूर कमी आई है। कितनी होगी, मुझे मुकम्मल करने, मुझे इजाजत दे दें। पूरे मुल्क में बिजली कीमत एक जितनी होगी, लिहाजा उस बिजली को एक कीमत पे रखने के लिए सिर्फ कराची के शहर को 171 अरब रुपए की सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट देगी। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिनका सर्कुलर डेट के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट है, लेकिन ये हमारे फैसले हैं पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए। और कराची के शहरियों को अब 171 अरब रुपए की सब्सिडी ऑलरेडी फंड करके, अगर हुकूमत सब्सिडी देगी और फंड कर देगी तो जाहिर है वो रकम सर्कुलर डेट में नहीं जा रही होगी। मगर कोल, आपने कहा फर्नेस ऑयल से हम नहीं बना रहे आप 64% कमी है 11 माह में, मगर कोयले से पैदावार में बिजली की में 26% कमी है, एलएनजी से पैदावार में 16% की कमी है। अगर कैपेसिटी है जो कि आप कह रहे हैं और ऐड की है और पैदावार नहीं हो रही है तो कैपेसिटी पेमेंट तो आवाम को अदा करनी पड़ रही है। तो सर्कुलर डेट का मसला तो आप नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि अगर बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे और आप कह रहे हैं कि उससे इस्तेमाल में कमी आती है, फिर रिकवरी लॉसेस और चोरी में इजाफा हो जाता है, तो इसका हल कैसे निकलेगा? तो एक साइकिल है ना जिसमें हम फंस गए। जी नहीं, इसका हल बड़ा वाज़ेह है और जो हमारी पॉलिसी है शहबाज शरीफ साहब ने और इनकी मखलूत हुकूमत ने कि पाकिस्तान में अब इंशाल्लाह आने वाले जो बिजली के नई कैपेसिटी ऐड होगी वो किसी भी तरह इंपोर्टेड फ्यूल पर नहीं होगी। जो आपने कहा कि कोयले से बनाई बिजली में कमी आई है, वो इस वजह से आई है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स हैं 3 वो इंपोर्टेड कोयले पे थे, उनको कम करके उनकी जो, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था कोयला इंपोर्ट करने के लिए, लिहाजा अब ये जो हमारा इंसार है ये 2000 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी थर कोल से आई है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। इसी तरह जो न्यूक्लियर से 1100 मेगावाट आई है वो बड़ी लाइफ लाइन है। तो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको हमें बढ़ाना है, तो हमें थर कोल को बढ़ाना है, हमें न्यूक्लियर को बढ़ाना है, जिसपे ऑलरेडी आपको मालूम है कि 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सामने साइन किए गए C5 न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर। तो लोड शेडिंग में और सोलर लोड शेडिंग पे कैसे काबू पाएंगे? बहुत काम हो रहा है। एलएनजी खरीदने के इस वक्त भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, सर्दियों का भी टेंडर किया तो उसमें भी सप्लायर नहीं आए, तो इस वक्त किस तरीके से लोड शेडिंग पर काबू पाएंगे? फिर अवाम यही बर्दाश्त करते रहे हैं, शहरी इलाकों में 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग, देही इलाकों में 16-16, यहां तक कुछ इलाकों में 20 घंटे की लोड शेडिंग। जी देखिए, इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि मुल्क 2 हिस्सों में बंट चुका है और इसका फैसला भी आने वाली जो मुंतखब हुकूमत है वो करना पड़ेगा कि एक वो इलाके हैं जहां मेनली कैटेगरी 1 और 2 के फीडर्स हैं, जहां बिलों की रिकवरी 80% से ज़्यादा है और नुकसान 20% से कम है। तो लिहाजा वहां आज भी, जब कल के जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, ऐसी ही जगहों पर 96% फीडर्स पर लोड शेडिंग 3 घंटे या उससे कम थी। सारा इशू बना हुआ है जो मुल्क का 1/4 हिस्सा है जहां लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, जहां हमारे पास बिलों की रिकवरी नहीं है, और ऐसे मामलात में वो सारे लॉसेस जो हैं वो सर्कुलर डेट को में जा रहे हैं और उनकी बहुत सारी कीमत वो सार्फिन पे कर रहे हैं जो अपना बिल पूरा वक्त पर देते हैं और जो कंपनियां हैं उनको पूरा फीड करते हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है कि हमें मुल्क के शमाल में, मगरिब में और जनूब में जहां मैसिव नुकसानात हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, उनको कैसे मैनेज करना है। और ये इसीलिए ज़रूरी है कि उसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए होगी कि तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, वो मिलकर मुल्क के शमाल, मगरिब से और जनूब से ये बिल हासिल कर सकें, क्योंकि वस्त तो अपने बिल दे रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम ज़की साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।